अरे वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आपकी कॉल्स दी जाती हैं। पहले कॉलर हैं हमारे साथ असलम आदिल साहब लाहौर से। जी असलम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे पेंशन एसोसिएशन बात कर रहा हूँ। जी सर। आप मुझे अगर 2-3 मिनट दे देंगे। सर आप बात करें, आपके पास मुकम्मल वक्त है, फरमाइए। जी, इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में जितने पेंशनर्स हैं, चाहे वो फेडरल वाले हैं चाहे प्रोविंशियल वाले हैं, कहीं कोई मसला नहीं है। फौज में भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ रेलवे के जो पेंशनर है इनका मसला है। अच्छा। शायद रेलवे के पास पैसे की कमी है, इसलिए वो पेमेंट, ये पेंशन पेमेंट करने के लिए जो नॉर्मल पेंशन है मंथली, उसके लिए भी पैसे फाइनेंस डिवीजन से देते हैं, फिर वो रेलवे में ट्रांसफर होती है और फिर रेलवे से फिर आगे मेंबर फाइनेंस और नीचे तक आगे फिर वो चेक बनते हैं और बैंकों को जाते हैं और स्टेट बैंक को जाते हैं क्लियर होने के लिए। तो आपको कब से ये मिली सर? हमने पूरा ये जनवरी के 15-20 दिन हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। हम पोर्ट रेलवे मिनिस्ट्री, हम तो सारा फाइनेंस को तो हम नहीं ले सकते थे, रेलवे मिनिस्ट्री जितने जो IRP है सबको हमने रिजर्वेशन बहुत लिखा। हमने सिर्फ इतना ये भी हमने कहा उनको कि इस दफा जनवरी में 29-30 संडे और वो आ रहा है सैटरडे संडे, आप मेहरबानी हमारी जो फंड्स हैं इसको 26 तक रिलीज कर दें जी। लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ और ये आज 4 तारीख है, आज पता लगा कि आज फंड रिलीज हुए हैं और वो पहुंचे हैं। तो एक हमारा मसला ही है कि हमारी टाइमली जो है पेंशन को इसको ऐसा स्ट्रीम लाइन किया जाए ताकि ये हमें पहली को दो तक हमें ठीक है पेंशन मिल जाए। ये गरीब लोग हैं बेचारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले अस्सलाम आदिल साहब, जाहिर है कि ये भी बड़ी तकलीफ दे बात है कि इतनी ताख़ीर होती है और इतना सुर्ख फीता है और इतने आपको सब्र और उससे तहम्मुल से काम लेना पड़ता है, बेहिसी भी है। लेकिन एक लिहाज से आप खुशकिस्मत हैं कि कम से कम मिल रही आपको इम्कान है कि ये पेंशन जो है देर सवेर सही, पहली तारीख दूसरी तारीख ना सही, लेकिन एक आसरा है कि मिल जाएगी। आपने कहा कि सिर्फ ये रेलवे में मसला है और कहीं नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप को पता करना चाहिए नेशनल बैंक के हज़ारों जो मुलाजमीन हैं उनसे, PTCL के मुलाजमीन से, और इसके अलावा और भी बहुत से सरकारी इदारे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी EOBI में अपने पैसे कटवाए लेकिन आज भी वो मारे फिर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे मर चुके हैं, बहुत सारे करीबुल मर्ग हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, उसके बावजूद उन्हें पेंशन नहीं मिल रही। तो उस लिहाज से आप खुशकिस्मत हैं कि कम से कम मिल रही है। तो ये मत कहिएगा कि ये रेलवे का मसला कुछ भी नहीं है इन लोगों के आगे। तो मैंने कहा मैं आपको अपडेट कर दूं इस बारे में। राहिल अशर साहब हैं कराची से। जी राहिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी सर। जी अच्छा, मुबश्शिर अली साहब एक बात करना चाहूँगा। आजकल जो एक चीज़ हमारे मीडिया में इमरान खान साहब खुद और उनके वजीर मुशीर सुबह 9-10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सिर्फ एक टॉपिक है, नवाज शरीफ। मैं और कुछ काफ़ी लोग ये पूछते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से कि नवाज शरीफ के टॉपिक डिस्कस करने से या उनको पाकिस्तान वापस लाने से पाकिस्तान में क्या दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, गरीब की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुशहाल मुल्क हो जाएगा। इनके पास इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। अगर ऐसी ये बात है तो चले हम लोग सब मिलके इज्तिमाई दुआ करते हैं अल्लाह ताला के, या अल्लाह के कल का आते हुए नवाज शरीफ आज ही आ जाएं कि हमारे मुल्क में दूध और नहर की शहरें वो नहरें बह जाएं। मज़ेदार बात यह कि पैमरा ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, पर उनकी पाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं। हर चैनल, हर वजीर मुशीर सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक टॉपिक लगा हुआ है, नवाज शरीफ। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इनको कोई और मसले मसाइल इस मुल्क के नजर नहीं आते कि ये सुबह से शाम तक सिर्फ नवाज शरीफ ही करते रहे? थैंक यू। हाँ, आपके सवाल का मुख्तसर तरीन जवाब ये है नहीं, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है इनके नज़दीक। मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। सईद रशीद हैं गालिबन पहले। जी सईद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी
कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी सेइंग है, जी सर। एक्सेप्टेंस इज द 50% रेमेडी। ओके। तो जब तक इंसान एक्सेप्ट नहीं करता वो रेमेडी कर नहीं सकता। बिल्कुल। और ये डिनाइल फेज में है हमारी गवर्नमेंट। सुबह से शाम तक वो आपने 2 तकरीरें उसकी सुनी होंगी शब्बर जैदी की। जी जी। उन्होंने कहा कि वी ऑलरेडी ऑन द बैंक्रप्सी, तो इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरा उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि एफबीआर के अगर जितने एम्प्लॉयज हैं इन सबको निकाल भी देना तो हमारा टैक्स रेवेन्यू फिर भी कलेक्शन होगा। अब आपको पता 2.5 ट्रिलियन जो हमारा कवर हुआ है अभी, उसमें से सिर्फ 500 डायरेक्ट टैक्स है, बाकी सारा इनडायरेक्ट टैक्स है। और मुल्क की बर्बादी का राज यही है महंगाई का कि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ते बढ़ते 68% पे चला गया, जबकि इसे 30% होना चाहिए था। अब मैं आपसे बात करता हूँ मुजम्मिल असलम साहब की। आते हैं टीवी में, एक तो इस गवर्नमेंट के मसला ये है कि हर चीज तारीखी होती है इनकी। रेवेन्यू, भाई रेवेन्यू तो कलेक्शन बढ़ेगा ही, हर साल बढ़ेगा, वो तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। वो कह रहे हैं बम्पर क्राउड्स हुए हैं कल, हमें कह रहे हैं। हाँ, मगर वो जो कपास है ना उसके अंदर पहले कितनी होती थी, 1,69,000 बेल, इस दफा हुई है सिर्फ 59। तो कह रहे हैं बम्पर प्राइस। हाँ, पिछले साल 49 की, इस दफा 59 हो गई। अंदाजा लगाएं। वैसे सईद भाई सॉरी, मेरे ख्याल में इस दफ़ा कॉटन की अच्छी क्रॉप हुई है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वो आपने शायद किसी क्वार्टर की देख ली होगी, लेकिन बड़ी है। मैं एग्जैक्ट फिगर्स अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं चेक करके आपके इल्म में ले आऊँ। जहाँ तक आगे की बात है तो गंदम की जो फसल है उसके बारे में बहुत खदशात हैं इस बार, क्योंकि जो खाद की जो अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से खदशा है कि 20 से 30% जो है इस दफ़ा मुतासर होगी हमारी फसल। मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। जी अशरफ भाई। हेलो जनाब वसतुल्लाह खान साहब और मुबश्शिर जर्दी साहब, परवरदिगार आपको और आपकी टीम अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सर, आमीन। गुजारिश ये है कि 80 से लेके आज तक हम लोग दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं जी। और हमारे बड़े बड़े जवान, फौजी जवान शहादतें, हजारों की तादाद में शहादतें हासिल कर चुके हैं। हमारे अवाम, सिविलियन, पुलिस, और अभी तक हम इस जैसे नहीं निकले। हमारी ये सिक्योरिटी एजेंसियां ISI, IB, MI ये क्या कर रही हैं? ठीक है, सिर्फ ये यही काम कर रही है कि ये जजों की इन्वेस्टिगेशन करना, धरने दिलवाना, समझे ना। और ये कोई अगर फैसला धरने के खिलाफ दे दे तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करना, ये सिर्फ इसी काम के लिए ये एजेंसियां ये इतने जी, यानी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं कि हम आज तक ये दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। समझ गए। इसका क्या जवाब देना, इन्होंने तबसरा तो कर दिया। हाँ, लेकिन इनकी बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि अगर आप सियासत की तरफ तवज्जो ना दें या उसमें ना उलझें तो शायद दूसरी तरफ तवज्जो आपकी बेहतर और मोर फोकस्ड हो सकती है। नहीं, सियासत की तरफ भी तवज्जो देनी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है ना। कैसे भाई देखें ना, अगर तवज्जो ना दी तो सियासत पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्रॉस करके ये आम लोग समझते नहीं हैं इस बात को, है ना। यही है। मुबीनुल इस्लाम हैं कराची से। जी मुबीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो क्योंकि आपके प्रोग्राम में कोई अच्छी खबरें भी आ जाती हैं तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जैसे आपने दी थी तो मैं एक खबर आपको बताऊँ, आप अक्सर देते रहते हैं। आती इतनी कमी है कि जितनी बकौल मुश्ताक साहब के कि कराची में जितनी सर्दी पड़ती है, इस मरी में जितनी गर्मी पड़ती है इतनी कराची में सर्दी पड़ती है। तो हमारे आपने 2-3 अच्छी खबरें दी, मैं थोड़ी सी बताना चाह रहा था, अप्रिशिएट हो जाए। नाज़िमाबाद में एक बात लाइसेंस ऑफिस है, इत्तेफाक से मेरे ड्राइवर को 3-4 लोगों को जाने का इत्तेफाक हुआ। कोई आए में जो इंचार्ज, उन्होंने कोई एक पाई रिश्वत नहीं दी, बड़ी सख्ती है। और माशाल्लाह से वहाँ पे मेरा ड्राइवर वो पैसे लेके गया था, 2 दफ़ा फेल हुआ था, लेकिन इस दफ़ा वो जबकि सऊदीया में चलाया था वो माशाल्लाह बिल्कुल वहाँ आया। तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ ऐसी चीज़ें भी हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र है, कुछ इदारे हमारे यहाँ अरे बहुत अच्छे हैं। दूसरी एक छोटी सी तजवीज़ तो पैसे क्या सिर्फ लाइसेंस के ही लेके गए थे? नहीं, वो अलग भी लेके गए थे, 2 दफ़ा फेल हो चुके थे। वही मैं वो बेचारा ड्राइवर था, मेरा दामाद भी था। ठीक है। और दूसरी बात
जी जी। मेरी खुशफहमी ये है कि आपका वहाँ एक संजीदा तबका देखता है, तो अगर जैसे जो जुम्मे का दिन होता है, अगर आप लोग किसी किताब को रिकमेंड करें, यार ये किताब पढ़ी, खास तौर से अपने वसतुल्ला साहब अपने तजर्बे की बुनियाद पे, तो लोगों को थोड़ा सा एक अच्छा वो आइडिया मिल जाएगा। तो ये बस मेरी तजवीज़ से, अल्लाह ताला ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मोहम्मद सलीम है रावलपिंडी से। जी सलीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी, मैं 2018 से आपके प्रोग्राम में कार्य कर रहा हूँ। 18 भी गुजर गया, 19 भी गुजर गया, 20 भी गुजर गया, 21 भी गुजर गया, 22 आ गया सर। मैं 12,000 पेंशन की खातर आपसे प्रोग्राम में बातें की है मैंने सर। मैं सर आज तक मैंने आपके प्रोग्राम में एक हमारी जो मेन पिटीशनर है इफ्तिखार रसूल साहब, 78 साल की उनकी उम्र हो गई है, वो लाहौर हाई कोर्ट में 2010 से खड़े लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो खड़े हुए सर। और उन्होंने उनका कारनामा ये देखें कि 12 सालों में उन्होंने एक हेयरिंग डेट भी मिस नहीं की और हमें उन्होंने कामयाबी से हमकिनार किया है। इसके बाद फिर मैं सर आपसे अपने जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको 12,000 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद भी पेश करूंगा और अपने केसेस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे केस के दौरान जो 24 अक्टूबर 2017 से रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, इसमें सर इसको 51 महीने हो गए सर। और हमारे केस के दौरान 6 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो चुके हैं सर। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उमर अता बंदियाल साहब ने जो हलफ उठाया है सर, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हमारे जो फैसले हैं उस पर आप तनकीद करें, लेकिन मुंशी पर तनकीद ना करें। लेकिन सर बात सुनिए, जो 17 महीने तक साकिब निसार साहब ने हमारे केस को नहीं सुना, रिव्यू पिटीशन को पेंडिंग रखा। और सर जी सलीम साहब, जाहिर है कि आप मुस्तकिल 3 साल से हम आपको वक्त दे रहे हैं और आप ये बातें जो हैं बोझ गुजार कर रहे हैं कंसर्न लोगों की। जाहिर है कि मौजूदा जो नए चीफ जस्टिस हैं, हम आपके बिहाफ पे उनसे भी दरख्वास्त कर देते हैं कि ये जो मामला है इसको जल्द अज जल्द निपटाएँ। बकौल आपके 6 चीफ जस्टिस तो गुजर चुके हैं, काश ये 7वां जो है ये भी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन रिटायर होने से पहले कम से कम आपका मसला हल कर दें। ये बता दूं कि जिन पेंशनर्स की बात करें उनका ताल्लुक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से है और तकरीबन हज़ारों की तादाद में ये पेंशनर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट इनके हक़ में फ़ैसला दे चुकी है, मगर जो है नेशनल बैंक उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में गया है और इनकी जो रिव्यू पटिशन है वो सिर्फ पेंडिंग पड़ी हुई है 2018 से 2017 से। तो गुजारिश यही है नए चीफ जस्टिस साहब से कि प्लीज़ इस तरफ भी तवज्जो दें। इम्तियाज़ हुसैन कराची से। जी इम्तियाज़ भाई। हाँ सर, बस छोटी सी एक बात पूछनी थी मुझे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे ज़िंदगी। तो ये बताइएगा किसी मुल्क में महंगाई किन वजूहात की बिना पे होती है और महंगाई करने वाले इतने अमीर कैसे होते जाते हैं? और वज़ीर आज़म साहब के कहने पर बहुत सी कंपनी ने सैलरीज बढ़ाई है, तो क्या वाकई उनके कहने पे बढ़ाई है? ये बड़ा अमेजिंग है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महंगाई जो है उसका फिनोमेना बिल्कुल अजीब व गरीब होता है और अब जो आप कह रहे हैं कंपनियों ने बढ़ाई हैं, वज़ीर आज़म के कहने पे बढ़ाई हैं या ख़ुद बढ़ाई हैं, अगर बढ़ाई हैं तो ये अच्छी बात है। मोहम्मद क्या मोहम्मद शहाब गुजरांवाला से। जी शहाब। जी मोहम्मद शाह। सर आप अपना अगर टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर देंगे ना तो ये डिले से जा रहा होता है, तो आपको जो है सुनने में आसानी होगी। अगर आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें तो बात कर सकते हैं। जी जी बताएं शहाब भाई। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर मैंने ये कहना था कि इस हुकूमत से कब जान छूटेगी हमारी? 2023 में आप कोशिश कर लें, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा तो कोई। राजा फैसल कियानी साहब हैं जेलुम से। जी राजा साहब। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फैसल साहब। सर इस तरह है कि मैं जो है ना पंजाब के ज़िला जेलम से बात कर रहा हूँ, शोबे सहाफ़त से ही वाबस्ता हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ। मसला यह है कि पंजाब में रिश्वत का कल्चर जो है ना इस हुकूमत के आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो है ना इस तरह होता था कि जो मेम्बरान असम्बली होते थे उनकी लाइन इलादा होती थी और जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इलादा थी। तो अभी इमरान खान साहब ने दोनों को कहा है कि मिल के आप लोग करप्शन करें। तो हमारा जिला जेलम जो है ना इसका पाकिस्तान में करप्शन पे पहला नंबर आ रहा है। अच्छा, तो कौन से सर्वे के मुताबिक? फवाद चौधरी को पता ही है बात? जी बिल्कुल, वो आए हैं, हमने उन्हें बताया है। वो जो है ना खुजली करके कान पे तो चले गए हैं वापस।
कुछ भी नहीं किया उन्होंने। फैसल भाई देखें, रिश्वत का कल्चर तो हमेशा से कौमी कल्चर है ये, सिर्फ तो आप एक जिले तक तो महदूद न रखें, बाकी जिलों को तो कम से कम इससे महरूम ना करें ना। बिल्कुल। और ये देखिए कल्चर वो है, मसला ये है कि खान साहब ने इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े कंटेनर पे दावे किए थे, मगर बदकिस्मती ये है कि वो ख़त्म नहीं हो पा रहा और माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो जो है बहुत मुश्किल है। पहले बड़ी मछलियां तो पकड़ लेना, उसके बाद ये भी हो जाएगा। अभी तो बड़ी मछलियों पे बेचारे लगे हुए हैं। सही बात। हैदर अब्बास साहब हैं कराची से। जी हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबशर ज़हीर साहब और वसल्ला खान साहब, आपसे मैं तीसरी दफ़ा बात कर रहा हूँ। जी सर। आप ही के प्रोग्राम पे। जी सर, मैं आप एक इम्पोर्टेंट मसला है नेशनल सेविंग सेंटर, जो कि हमारे अक्सरियत बुजुर्ग अफराद इस पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जी। और मैक्सिमम लोग आप चले जाएं, आप अपनी टीम से करें तो आपको मैक्सिमम है ना ओवर एज 60+ लोग नजर आएंगे। ये 2004 में मोहतरम हमारे जनरल साहब ने एक वो दिया था कि इसको हम ATM में शिफ्ट कर देंगे, इसको हम डिजिटलाइज कर देंगे, इसके अंदर हम एफर्ट ला देंगे। लोग आते गए, स्टेट बैंक के गवर्नर चेंज होते गए, सेविंग सेंटर के डायरेक्टर चेंज होते रहे, लेकिन इंटरनल जो करप्शन है, इन वो बैठे हुए लोग जो कि उन गरीब लोगों का पैसा मार रहे होते हैं और गलत कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो जो ओवर एज लोग जो बेचारे कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और करते हैं तो जाया कर देते हैं। उनकी जगह पर सिर्फ एक जगह है जो सेफ मनी है। तो क्या चाह रहे हैं आप अभी फिलहाल? नहीं, आपका ATM वाला मसला हल हुआ है? नहीं, मैं भी कह रहा ATM का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। किसी के भी वो नेशनल सेविंग सेंटर वाले ATM पे नहीं देते। सेकेंडली, मैं इमरान खान को आपकी तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि वो गरीबों पे अगर काम कर रहे हैं तो कम से कम ओवर एज लोगों को ये डिजिटलाइज फैसिलिटी दे दें कि वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए और वो ATM उनको प्रोवाइड कर। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि रियासत ना कर सके, बहुत ही मामूली बात है, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। 2 मिनट का फैसला है ये। असलम खान साहब हैं कराची से, बाबर साहब की आवाज़ नहीं आई। जी असलम साहब। जी 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 सर, असलम खान बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आप अपनी प्लीज टीवी की आवाज अगर बंद कर देंगे सर तो हमें अच्छे से सुनाई देगा। आवाज बंद कर दिए, बंद कर देते। फरमाइए। ये शाहिद खान ने बात से हर दफा बोलते हैं कि आप ये कानूनी में बात करो, और ये अपने जहाज में हमारे जो ले गए थे उसको वहाँ, तो क्या वो कानून के मुताबिक था? तो ले गए उसको, लंदन ले गए, छोड़ कर उसी को ले आए। कम से कम ये अगर कोई उससे पूछे तो उसी को ले आए तो फिर हम ठीक है। बिल्कुल सही बात है। आपका पैगाम शाहिद खाकान अब्बासी तक पहुँचा देंगे। हाँ जाहिर। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद उमर साहब हैं कराची से। जी जनाब। सर क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो भी पिछले दिनों कल परसों जो बलूचिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, इसमें इंडियन मीडिया या सोशल मीडिया में जो हमारे नुकसान का बताया जा रहा है, क्या वो एक्चुअली उतना ही है या ये जस्ट एक फेक न्यूज़ है? हाँ, तो आप जो है इंडियन मीडिया और जो है और सोशल मीडिया पे क्यों जाते हैं? वो जो सरकारी तौर पे भी वो बता रहे हैं वो भी आपके जहन में होना चाहिए, उसे भी पढ़ा करें। हाँ, लेकिन तो, देखिए जो बिल्कुल हाँ उसी पर एतबार करें जो अगर ये इस तरह के अकाउंट्स हैं जो या तो BLA से हैं या इंडिया से वो कर रहे हैं, वो जाहिर है हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, वो अपने दावे करेंगे। तो और जंग में ये सब होता है। हाँ, जंग में ये सब होता है। फर्स्ट कैजुअलिटी इज ट्रूथ, द ट्रूथ। तो ये ज़रूर होता है, मगर जो सरकारी सतह पे कहा जा रहा है उस पर एतबार कीजिए। अभी पंजगोर में ऑपरेशन जो है वो ऑलमोस्ट अपने इख्तितामी मराहिल पे है और एक आध जगह और केच और तुर्बत के दरमियान जो है एक वाक़या हुआ है। 3 अच्छा, और कन्फ्यूजन जो है वो इसलिए भी होता है आम लोगों को कि इवन सरकारी जो आदाद शुमार भी होते हैं
उनमें भी डिस्क्रिपेंसी होती है। मसलन सूबाई इंतज़ामिया कुछ और कह रही होती है, वज़ीर दाखिला कुछ और कह रहे होते हैं, ISPR कुछ और कह रहा होता है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होता है। और कन्फ्यूजन से इस तरह के सवालात पैदा होते हैं कि जी इंडियन मीडिया ये कह रहा है और सोशल मीडिया ये कह रहा है। मतलब इनका पॉइंट भी ठीक है। बाबर अली साहब हैं फैसलाबाद से। जी बाबर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुबशर जैदी साहब हो रहे हैं जी? जी सर। वसत अल्लाह खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी मैं इब्राहिम अजहर फैसलाबाद तो अर्ज कर रहा जी, फरमाएं। तकरीबन हाँ जी 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 फरमाएं सर। तो सर 20 साल हो गए मैं मस्जिद दे विच ही रहना ते ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਹੋਣ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹਾਕਮ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ जी? बिल्कुल। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇਸੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ को मैं नाराज हो जाना सब तो छोटी सजा है कि मैं महंगाई का तूफान उस कौम से मुसलत कर देना। ये कोई सारे लीडर आ कोई सच्ची गल नहीं करते, झूठ नूं इन्ना अल्लाह ताला ने ना पसंद किया। ये असीं अपने आप हाल क्यों नहीं देखते? असीं कहने फलाने ने यह तूफान लैन दा फलाने नूं आ वो तुसीं देखो बाद च 24 घंटे असीं TV ते देखने आ, वो पता भी है कि झूठे है ते उन्हां ते नकार आ ते ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਕਰ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਇਹ ਹਾਕਮ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਏ। ठीक है जी, बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ शफाकत अब्बासी हैं इस्लामाबाद से। जी शफाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं शफाकत एजाज अब्बासी इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। फरमाइए। मतलब सर आपको अप्रिशिएट किया आप ये लोगों की कॉल ले रहे हैं और लोगों के जो मसाइल हैं वो हुकूमत और इदारों तक पहुंच रहे हैं जी। तो मेरे सर 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट KP में और पंजाब में हेल्थ कार्ड दे रही है जी, तो इस पे सर OPD अलाउ नहीं है। तो हॉस्पिटल में जाने वाले जो 80% लोग हैं वो OPD में जाते हैं। जी बिल्कुल। तो OPD की जो डॉक्टर की फीसें होती हैं, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, और 2,500-3 हज़ार और फिर वहाँ 5-6-10 हज़ार के टेस्ट हो जाते हैं। तो इब्तदाई मरले में जो हमारे जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में या ऑपरेट करवाते हैं वो 10-15% लोग होते हैं। तो 80% लोग OPD में जाते हैं और पंजाब में और KP में जो हेल्थ कार्ड है इस पे OPD अलाउ ही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये एक डिमांड है कि जी OPD को भी शामिल किया जाए, लेकिन ज़ाती ख्याल है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि अगर OPD पे ही ये पैसे जो हैं 7 लाख या 10 लाख जो भी रकम है OPD भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो खुदा न खास्ता कल उसी मरीज़ का हार्ट का इशू हो जाता है या कोई ब्रेन का इशू हो जाता है या कोई मेजर ऑपरेशन या मेजर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है कि जिसमें 8-10 लाख रुपए यकमुश जाना एक मामूली बात है। तो अगर उस कार्ड में से OPD में 5-6 लाख वो ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है तो और अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है तो क्या करेगा? तो उस लिहाज से फ़र्ज़ ये किया गया है कि OPD तो आप किसी ना किसी तरह शायद अफोर्ड कर लें, लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ गया जो कि आपके लिए क्या मिडिल क्लास तक अफोर्ड नहीं कर पा रही इन दिनों, तो उसके लिए बेसिकली ये कार्ड जो है वो डिज़ाइन किया गया है। वरना बाकी जो NHS वगैरह है उसमें तो जनरल फिजिशियन होता है, OPD ही होता है ना एक तरह से, उसमें होता है। लेकिन यहाँ जो है अगर आपका कोई मेजर प्रॉब्लम है तो फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है इसके पीछे शायद यही फिलॉसफी हो। एक वक्फा ले लें।
वेलकम बैक। फौजिया नईम साहिबा हैं रावलपिंडी से। जी फौजिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। सवाल एक मेरा ये है कि आज पीएम साहब ने बीजिंग में जो खिताब किया है, ये हमने न्यूज़ में देखा कि उसमें लिखा हुआ था वो ऑनलाइन है, तो जो इसमें शिरकत उन्होंने ऑनलाइन ही करनी थी, तो फिर यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है न्यूज़ चैनल्स के लिए कि जिस तरह ये कोरोना पे एक सेगमेंट पेश करते हैं, तो इस तरह की सारे एक्सीडेंट्स, कत्ल, वो गैरत के कत्ल और सारे बच्चों के, ये सारे इस तरह के एक सेगमेंट बनाएं कि जिस तरह स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गए, एंटरटेनमेंट न्यूज़ हो गए, तो इस तरह के कोई सेगमेंट हो जिसमें सिर्फ ये कत्ल गारत के किस्से हों, ताकि हमें उसकी फिगर्स का पता चले कि कोरोना से कितने फौत होते हैं और अदरवाइज कितने फौत होते हैं हमारे मुल्क। ठीक है। मेरे ख्याल में दूसरे सवाल का मैं जवाब ये दे देता हूँ कि क्राइम के हवाले से जो जराइम हैं उसके बारे में एक मखसूस तो होता है सेगमेंट ख़बरनामे के अंदर, और उस बारे में दिया जाता है। कम से कम अपने ख़बरनामे का मैं बता सकता हूँ। और जो पहली आपने बात की है पीएम साहब की, बिल्कुल ये बात लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो वहाँ शिरकत है वो सिंबॉलिक है ज़्यादा। चाइना में आपको पता है कोविड की वजह से वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा एहतियात किया जा रहा है। आज भी आपने देखा स्टेडियम में भी अलग बिठाया गया उनको और अलग अलग बैठे रहे। जहाँ तक ऑनलाइन का है, बिल्कुल बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ये करना था तो ये यहाँ से भी हो सकता था। और पर्टिकुलरली जो है जो बलूचिस्तान के हालात हो रहे हैं, तो ये भी बात हो रही है कि उन्हें या तो दौरा मुख्तसर करके आ जाते, मगर अब देखना यह है कि क्या उनकी जो चाइना के सदर हैं, चीनी सदर जी साहब, उनसे मुलाकात होती है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी तकरीबन 20 ममालिक के सरबराहान हुकूमत व ममलिकत बीजिंग में मौजूद हैं ओलंपिक्स के लिए। अच्छा, ओलंपिक्स ज़ाहिर है एक होता है कि जवाज़ होता है कि इस तरह की चीज़ें कि जी आप इकट्ठे हो जाएं। मसला है कि इस वक्त जो कोल्ड वॉर चल रही है, शिद्दत आ रही है उसमें अमेरिका और चाइना के दरमियान और रूस और अमेरिका के दरमियान, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जी जाके आपने फीता काट लिया ओलंपिक्स में और इसलिए आप गए। बहुत सारे एजेंडे होते हैं। मसलन इमरान खान ज़ाहिर है CPEC पे भी बात करने गए होंगे, सिर्फ ओलंपिक पे तो बात नहीं करने गए होंगे। इसी तरह पुतिन जो हैं, यूक्रेन की सूरत हाल है, अमेरिका से ताल्लुकात हैं, 20 यूँ चीज़ें होती हैं। तो 20 के करीब जो हैं वो हैं। अब जैसे सऊदी अरब के वली अहद भी वहाँ मौजूद हैं, अर्जेंटीना के सदर भी मौजूद हैं। हालांकि सब ऑनलाइन ही खिताब कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ मौजूदगी जो है वो ज़रूरी इस लिहाज से होती है कि बैनुल-अक़वामी तौर पे एक इज्तिमा में एक तबादला ख्याल होता है, नई स्ट्रेटजी बनाई जाती है, मैसेजिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो बताया जा रहा है और सिर्फ वही। सबसे बढ़कर हमें पैसे भी जो हैं वो तो खैर है ही। अमीर अब्दुल्ला साहब हैं झंग से। जी भाई। जी अमीर साहब। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अच्छा सर, ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, ये जो वजीर आजम साहब लाहौर है, उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी भी उन्होंने शाबाश दी है जी। और ये जो तानिया मरी हुआ उसके 22 लोगों की शहादत हुई और उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में एक लफ्ज ने उसको शाबाश दी। और कारकर्दगी जो नंबर 1 वजीर आला पंजाब साहब आए उस पर उन्होंने कहा जी इसका सर्वे किया, और दूसरा जो करप्शन की रिपोर्ट है इसको जेली इन्होंने करार दिया है। और जब ये लाहौर में साफियों की टारगेट के लिए पंजाब पुलिस कहाँ है, जब ये इशू क्यों नहीं, उसकी जो करप्शन की रिपोर्ट है उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उस्मान बुज़दार को 50-60% अवाम जानती नहीं कि पंजाब में वजीर आला कौन है। लाइन ऑर्डर सिचुएशन देख लें। इसी हाल में मैंने एक CM पंजाब शिकायत नासिर सलमान को दरखास्त दी, वो उन्होंने झंग मार की, उन्होंने बास्केट में दरखास्त वजीर आला पंजाब शिकायत सेल की फेंक दी बास्केट में। उन्होंने कहा ये कौन किस बंदे से दरखास्त मार, मैंने कहा वजीर आला पंजाब। कहता है इसको तो चौकीदार को नहीं रखता, इसको वजीर आला पंजाब इमरान खान ने बना दिया है। उसने बास्केट में फेंक दी दरखास्त सर वजीर आला पंजाब शिकायत साल की। आप सर इसमें जरा बताएंगे। आपने बता ही दिया, अब हम क्या बताएंगे। हाँ, लेकिन आपके ख्याल में इमरान खान और क्या करें? जाहिर है उन्होंने एक फैसला लिया, पहले दिन से एतमाद का इज़हार करते हैं, पहले दिन से थपकी दे रहे हैं। देखते हैं बुज़दार साहब का जो अपनी परफॉर्मेंस है कोई मिसाली नहीं है। उस पर बहुत से सवालात ऑलरेडी उठ रहे हैं, लोग उठा रहे हैं।
लेकिन 3.5 साल तो गुजर गए, 3.5 साल गुजर गए, अब 1.5 साल और भी गुजर गए। सही बात है। अंडर ट्रेनिंग उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई है या नहीं है? नहीं, आप 2023 में अगर इनकी हुकूमत बनती है तब देखना उस्मान बुज़दार क्या क्या करते हैं। वो अभी तो प्लस हो जाएंगे। ये तो 5 साल ट्रेनिंग कोर्स चल रहा था, तब वो 0 प्लस हो जाएंगे। जी मंजूर साहब। जी जनाब। जी सर, फरमाइए। जी मेरी बात कराएं। जी मैं कर रहा हूँ आपसे बात सर, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। मंजूर अजीज जी। जी 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 मेरा मसला ये है कि मैं तो रेलवे के ट्रेड यूनियन से भी वाबस्ता हूँ। अभी मेरे एक दोस्त ने पहले बात की लाहौर से जी, तो उन्होंने पेंशन के बारे में कहा जी। तो मैं समझता हूँ कि पेंशन हमारी जो है वो 30 तारीख को बैंकों में चली जाती है। ओके। लेकिन आप 4, 5, 6, 7 तो छुट्टी हो गई। मैंने जब अकाउंट अफसर से मालूमात की तो उन्होंने कहा कि जनाब हम ये अभी 1 हफ्ता और लगेगा, यानी 10 तारीख के बाद पेंशन मिलेगी। ठीक है। तो ये बड़ा जुल्म है, खासकर विडोज के साथ। 1,11,000 के करीब एम्प्लॉइज हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी विडोज भी बैठी और बाकी बैठे। दूसरे ये कि जो वाजबात है वो अब तक नहीं मिले और वो 2 साल हो गया है। इसमें भी हजारों मुलाजमीन है जो होगा। रेलवे की तादाद 64,000 रह गई है जी। तो मेरी दरख्वास्त है वजीर खजाना से, वजीर आजम से, वजीर रेलवे से, सवाती साहब ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, सारे फंड रुके हुए। भाई कम से कम पेंशन ही आप दे दो, बाकी ड्यूज जो है वो 2 साल से रुके हैं, वो क्यों नहीं आप रिलीज करते? बिल्कुल शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपके तवज्जुह से, हमारे तवज्जुह से आपकी बात पहुंच गई। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अनीसुल्लाह साहब हैं मुजफ्फराबाद से। जी सर, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मेरा ये आपको जाना है कि हुकूमत के बारे है जी। अगर वजीर आजम साहब को बताएं कि ये जितने भी पुराने केस खोल के बैठे हुए सब सियासतदानों के लिए, तो कम से कम अगर इतना खर्चा, वक्त जाया, इतना पैसा लगा रहा है इस चीज पे, अगर यही पैसा और सेहत कार्ड का पैसा एक अच्छी चीज पे लगा लें, अपने कोई ऐसी अच्छी हॉस्पिटल बना लें या कोई आईटी का कोई ऐसा जो है वो इंडस्ट्रीज बनाएं, अपने बैकवर्ड इलाके में मियावाली में बनाएं, तेरा गाजी खान में बनाएं, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके, बजाय लाहौर में और कराची में बनाएं। जैसा कि हमारे पीपी के गंबट में बनाई बड़ी हॉस्पिटल, आपने आज देखा होगा जी। लोग जो है ना इंडिया को छोड़कर भी उधर आ रहे हैं, फ्री हॉस्पिटल, मतलब उनको दवाई मिल रही है जी। जैसा पीपी ने बनाया है गंबट हॉस्पिटल में जो है। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। तो हमारा यही मशवरा है कि उसको भी जो है ना ऐसी चीज सोचनी चाहिए। सही है, आपकी बात पहुंच गई। परवेज महमूद साहब हैं कराची से। जी परवेज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने पूछना था कि ये ईवीएम मशीन के बारे में बहुत सुनने में आ रहा है जी, तो क्या ये मशीन की गवर्नमेंट ने फीचर्स जो हैं उसके हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के और दूसरे बहुत सारे जो होते हैं सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उस पर कोई डॉक्यूमेंट इशू किया है कि क्या है मशीन है? क्योंकि अक्सर वजीरों के बयान में सुन रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो मशीनें अवेलेबल करे जी। तो क्या ये मशीनें डिसाइड होगी कि उस चीज़ के यानी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी? ठीक, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन और हुकूमत में अभी भी यही चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस बात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है कि किसी निजी कंपनी से वो नहीं लेंगे, या अगर हुकूमत लेगी तो ज़ाहिर ख़र्चा तो हुकूमत ने ही करना है। फ़ंड्स इस बारे में इलेक्शन कमीशन के पास ज़ाहिर ख़ुद से वो जनरेट नहीं करते, तो हुकूमत ने ही फ़ंड्स देने हैं। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। मशीन के इफ्तिताह की हम सब ने देख ली थी, वो उसके बाद से ये झगड़ा जो है अभी तक चल रहा है। जो ईजी मशीन होगी इवेंचुअली जो यूज़ होगी, तो हो सकता है हम उसे बल्दियाती इंतखाबात में या कोई अगर ज़िमनी इंतखाब होता है उसमें यूज़ होते देखेंगे। तो अभी तक तय नहीं है। इसकी सिक्योरिटी के बारे में सवालात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने भी उनका इजहार किया है और वैसे भी इजहार कर रहे हैं लोग के इसमें जो है डॉक्टरिंग हो सकती है या कुछ हो सकता है। वी डोंट नो येट, लेकिन हम वही जान सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन जिसका इजहार कर रहे हैं वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। किसी एक मशीन के ऊपर अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ है। इमरान सिद्दीक साहब हैं कराची से। इमरान सिद्दीकी। जी इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मेरा बस एक एडवाइस और एक मतलब आपसे इंफॉर्मेशन भी चाहिए थी।
ये जो गवर्नमेंट इतना टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करती रहती है कि जनाब हमें लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, तो सर इसका ये जो ये प्राइवेट इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं जिसके अंदर इतनी हाई फीस ली जाती है, तो क्या उन इदारों से इसको नहीं कैप्चर किया जा सकता इन लोगों को कि जनाब ये जो इतनी फीस भर रहे हैं, इतने लाखों लोग, ये किस तरीके से फीस भर रहे हैं? एक तो मेरा ये पूछना था। दूसरी बात मेरी ये थी कि ये जो पानी का पाकिस्तान में इतना संगीन मसला है और सीवरेज का भी, दोनों ही मसले जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या हम पानी के ऊपर ये जो दुनिया भर में जो मीटर्स लगते हैं जिसके थ्रू ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जनाब यूजर कितना यूज कर रहा है, अगर ये मीटर लग जाएंगे तो क्या लोग इसको तरीके से फिर यूज करना नहीं शुरू कर लेंगे, जिससे सीवरेज का भी मसला हल हो जाएगा? जी ठीक है, बिल्कुल। ये देखें एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है इमरान साहब जो हुकूमत को करनी चाहिए। बिल्कुल पानी हमारे पास कम से कम तर होता जा रहा है, मतलब और कहा यह जा रहा है कि 2025 तक शायद खुदा ना करे मगर लेकिन एक संगीन बहरान होगा उसके 2025 के बाद। तो बिल्कुल हुकूमत को इस नहज पे सोचना चाहिए कि वाटर मीटरिंग या वाटर राशनिंग फिर जो है ना वो क्या होता है, कुंडा लगेगा पानी के लिए, है ना? वो अभी भी लग गया है, टंकियों में लोगों ने लगाया। हाँ नहीं, वो सारे उसमें पानी खींचू आले भी तो होते हैं, गैस खींचू आले। हाँ बेतहाशा। तो ठीक है। और दूसरी उन्होंने बात जो की थी रिगार्डिंग वो तो तबसरा था, खैर। हाँ ठीक। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, मंडे को फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।